Hello student, welcome in the school management and leadership class. Today's class I will discuss the child friendly school system. Child friendly school system कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन चीजों को रखा जाए. चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना इस विद्यालय के अंतर्गत की गई है जिसमें कि बच्चों की बाल सुलभ एक्टिविटीज को डेवलप करने का पर्याप्त अवसर मिले. ये सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था का एक सर्वाधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है. इसके विषय में यूनिसेफ ने कहा था कि जो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम है वो एक ऐसी विद्यालय प्रणाली को डेवलप करता है जिसमें कि हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सुरक्षात्मक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, पेयजल, स्वच्छता इत्यादि का हम एक आधारभूत ढांचा हम तैयार करते हैं. इसके अंतर्गत सारी चीजें जो है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं. चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम एक ऐसा विद्यालय का वातावरण बच्चों को प्रदान करना जहां बच्चा जो है बहुत सारे जो एनवायरनमेंट में चीजें घटित हो रही हैं वो उनको देखे, स्कूल एनवायरनमेंट को देखे, उसको समझे और उन पर चर्चा करे, नई बातें सीखे, अपने ज्ञान को बढ़ाए. और एक ऐसा विद्यालय है जहां आपस में बच्चों के बीच में कोई भेदभाव ना हो. समाज के वंचित वर्ग के बच्चों का भी इस कॉन्सेप्ट में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है. यूनिसेफ ने एक अवधारणा को और विकसित किया कि इन विद्यालयों के अंतर्गत हमें बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से उनको ज्ञान कराया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो ज्ञान है उसको अति शीघ्र समझ लेते हैं. बच्चों को कक्षा में वो सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जो कि उनकी रीजनल लैंग्वेज में है, जो उनकी अपने रीजन की भाषा है, जो उनके अपने प्रांत की भाषा है, जो अपने उनके वातावरण की भाषा है, उसमें सारा जो है करिकुलम उनका होना चाहिए. शिक्षकों को ये आवश्यक है कि बच्चों को केवल वो किताबी ज्ञान से अवगत ना कराएं, केवल बच्चों को किताबी ज्ञान का कीड़ा ना बनाएं, बल्कि वो डे टू डे की लाइफ के बारे में, हम ज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे सीख सकते हैं, ज्ञान को हम क्रियात्मक आधार पर कैसे सीखते हैं, ज्ञान को हम खेल के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, इन चीजों पर फोकस शिक्षक को करना चाहिए. और ज्ञान अर्जित करने के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट स्रोत हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए. जो भी एकेडमिक ज्ञान है बच्चों का, वो अगर हम मनोवैज्ञानिक मेथड्स को ध्यान में रख करके देंगे, मनोवैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रख करके देंगे, तो बच्चे जो है विभिन्न चीजों को बहुत जल्दी से सीखेंगे और बच्चों की रचनात्मक गतिविधियां भी अति विकसित होंगी. वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे. विद्यालय का जो वातावरण है, वो जो स्कूल कैंपस है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों का आकर्षक होना चाहिए, इमारत आकर्षक होनी चाहिए, स्वच्छ, सुरक्षित,
सिक्योरिटी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी चीजें हैं वो ऐसी बनाई जानी चाहिए कि बच्चों के पहुंच के योग्य हों। बाल सुलभ विद्यालय प्रणाली में हम जो यूनिसेफ ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, लड़के एवं लड़कियों, शिक्षकों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, बच्चों में स्वस्थ पोषाहार आहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विद्यालयों में बच्चों को सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को, उनके भावनात्मक स्तर को हमें संरक्षण, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें उनको परामर्श देने की व्यवस्था भी प्रॉपर अगर हम करते हैं तो वो परिवेश जो है बच्चों के विकसित होने के लिए बहुत अच्छा होगा। बालकों के विद्यालय में शारीरिक दंड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। लुई जॉर्ज आर्सेनाल्ट ने बताया है कि बाल सुलभ विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों की निगरानी करने समेत भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में मददगार साबित होगा। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो कि बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई है। सार्वभौमिक शिक्षा में किन चीजों पर प्राथमिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में जोर दिया जा रहा है कि विद्यालय का जो पर्यावरण है वो बच्चों के लिए योग्य हो। दूसरा, उनके खाने पीने के जो उनको मिड डे मील मिलता है उसमें उचित पोषाहार होना चाहिए। उनकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर फीस है तो नॉमिनल हो, और लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। और बच्चों को जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो किताबें हैं वो विद्यालय में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और जो भी तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण विद्यालय को सुसज्जित किया जाए। ये सब जो है आज परिषदीय विद्यालयों में गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि बच्चों को ऐसे विद्यालयों में हम पढ़ाएं जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, वहां पर बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि जब बच्चों को अमाउंट फीस का उनको एक मुश्त दे दिया जाता था तो बच्चे जो है क्लास में तब आते थे जबकि फीस लेने का टाइम आता था। मतलब फीस वो पूरी उन्होंने निकाल ली, उसके बाद में फिर वो कक्षा से मैं क्लास को अटेंड नहीं करते थे। लेकिन अब फीस के बजाय गवर्नमेंट ने और तरीके की सुविधाएं प्रदान करके बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास किया है, जिससे कि बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित बच्चों को किया जा सके, बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सके। इस तरीके से जो है विद्यालयों में व्यवस्था की गई है। यूनिसेफ इंडिया की जो शिक्षा संकाय की जो प्रमुख उर्मिला सरकार ने भी इस चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम के बारे में बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा की और समावेशी शिक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये दो अहम विषय है, मुख्य विषय है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें इन विद्यालयों के अंतर्गत अच्छी तरीके से प्रदान करने पर बल देना चाहिए। अब चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम की कुछ हम विशेषताएं बता रहे हैं कि यह बच्चों की तलाश करने वाली गतिविधि है। मतलब ऐसे विद्यालय जो है इसमें हमें बच्चों को तलाश करना है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हों, चाहे वो बिलो एवरेज परिवारों के हों या बिलो एवरेज परिवारों के बच्चे हों, तो उन बच्चों को हमें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। उन बच्चों को हमें नामांकन कराना है। क्लास में नामांकन कराने के बाद में फिर उनको शिक्षा के प्रति हम आकर्षित करें, पढ़ाने के प्रति उनको हम प्रेरित करें। केवल नामांकन कराना ही एक
इस मतलब विद्यालयों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि नामांकन कराने के बाद में हमें निरंतर फॉलो अप भी करना चाहिए कि बच्चे अगर क्लास में अनुपस्थित हो रहे हैं तो क्या कारण है। तो जो अवरोधन हो रहा है, जो कक्षा में अवरोधन है, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को कक्षा के अंतर्गत उनकी जो नित्य प्रति उपस्थिति है वो होनी चाहिए। तो बच्चों के हम अधिकारों के लिए कार्य करें। समुदाय के सभी बच्चों के अधिकार हैं, उनके कल्याण करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के बच्चों को, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार में शामिल हो गया है, तो हमें उस मौलिक अधिकार की, जो कि समाज का हर बच्चा है, शिक्षा को हर बच्चे तक हमको पहुंचाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, समाज के जो निम्न तबके में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो उस स्तर पर जाकर के शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा के प्रति या अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और उनका विद्यालय में नामांकन कराना है। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड वर्क है, बाल केंद्रित कार्य है। बच्चों को हम उनकी क्षमताओं का एहसास कराएं, परिवार के लोगों को बच्चों की क्षमताओं का एहसास कराएं, जिससे कि बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें और प्रवेश लेने के उपरांत उस विद्यालय को तब तक ना छोड़ें जब तक कि जो भी जितनी भी कक्षा मतलब कक्षा 5 तक का विद्यालय है, तो अपनी पूरी कक्षा अगर वो समाप्त नहीं कर लेता तब तक उस विद्यालय को वो ना छोड़े। तो इस तरीके से बाल सुलभ विद्यालयों की कुछ विशेषताएं हैं कि बच्चों की पहचान करके हमें बच्चों को नामांकन कराना है, उनकी हमें जो भी सुविधाएं उनको प्रदत्त की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको देनी है और उनको अवरोधन को रोकना है और उनको जो है कक्षा में बनाए रखने का मुख्य कार्य विद्यालय या टीचर्स या समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल, इसके कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द चिल्ड्रंस। सबसे पहले हमें बच्चों की पहचान करना है कि बच्चे जो है दाखिला ले लेते हैं लेकिन विद्यालय छोड़ देते हैं। तो हमें इस चीज का पता लगाना है कि आखिर वो विद्यालय बच्चे क्यों छोड़ते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है और उस रीजन को दूर करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, ये चाइल्ड सेंटर्ड है पूरा, बच्चों की क्षमताओं को हमें सर्वोत्तम तरीके से विकास करना है। उसके लिए हमें विद्यालय का परिवेश जो है बहुत मनोवैज्ञानिक मतलब सुरक्षित और स्वस्थ और एक अच्छा वातावरण हमको विद्यालय के अंतर्गत प्रदान करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हमें बच्चों को एक रूढ़िबद्ध तरीके से, जैसे कि हम बच्चों में भेदभाव न करना सिखाएं, बच्चों में आपस में मिलजुल कर प्रेम से रह करके शिक्षा प्राप्त करना सिखाएं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि जातीय आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर बच्चों में कोई किसी तरीके का विभेद ना हो। अगर वो विभेद बच्चों के अंतर्गत है तो हमें उस लेवल पर ही उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या मेंटली जो है मेंटली जो मतलब जिन मानसिक रूप से थोड़ा सा जो जिनकी आईक्यू कम है, तो ऐसे बच्चों को हम विशिष्ट विद्यालयों की बजाय सामान्य विद्यालयों में ही अध्ययन पर उनका विशेष रूप से जोर दें कि ऐसे विद्यालय जो है सामान्य विद्यालयों में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि हम अगर बहुत ज्यादा विकलांगता नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे विकलांग नहीं है, तो तभी उनको हम विशिष्ट विद्यालय में भेजें, बजाय इसके कि अगर थोड़ी सी विकलांगता है तो हम उसको सामान्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ही उन विद्यालयों में ही उन बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू कराएं। तो ये समावेशी शिक्षा का आधार है। और जो रूढ़िवादी तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, उनको हमें समाप्त करने की कोशिश
करनी चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव मीन्स टू गिव एजुकेशन। हमें शिक्षा प्रदान करने के प्रभावात्मक तरीके विद्यार्थियों को खोजने चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। और शिक्षकों की जो संख्या है, वो उनकी जो क्षमता है, प्रतिबद्धता है, उनकी जो नैतिक स्थिति है, वो भी बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने, बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने या उनको बढ़ावा देने के लिए ही होनी चाहिए। तो इस स्टेज पर हम, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर अगर विद्यालय है तो हमें लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। इसी तरीके से माध्यमिक स्तर है तो हम प्रोजेक्ट मेथड, एक्सकर्शन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इन सब विधियों के माध्यम से अगर हम बच्चों को शिक्षित करते हैं तो बच्चे जो है उनका पढ़ाई में रुझान बहुत अच्छा होता है। और ये विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए और सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि विद्यालय का वातावरण बच्चों में मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा का भाव विकसित करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर असुरक्षा का भाव होगा तो बच्चे शिक्षा को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर कोई बच्चों के अंतर्गत प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हम बच्चों की काउंसलिंग करके उनकी उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। और हम विद्यालय के अंतर्गत उनको विभिन्न जीवन कौशलों से रिलेटेड शिक्षा की व्यवस्था भी हम विद्यालय में प्रॉपर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जो लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब सेक्स के आधार पर भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि लड़कियों में हम समानता के साथ जो है व्यवहार करें, उनके साथ हम अलग तरीके का, लड़कों के साथ अलग तरीके का या लड़कियों के साथ अलग तरीके का व्यवहार न करें। दोनों बच्चों के साथ हम समानता का व्यवहार करें और दोनों की सुरक्षा और दोनों की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रख करके अगर हम विद्यालय को अंतर्गत हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम विकसित करने में सहायक होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल फाइनेंस की, विद्यालय वित्त। देखिए सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, वित्त जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन हमारी जो अर्थव्यवस्था है या अर्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं या धन से संबंधित जो भी चीजें हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए वो बहुत आवश्यक होती हैं, धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर हम विद्यालय स्कूल सिस्टम में हैं तो बिना पैसे के हम स्कूल के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में दो चीजों की प्रमुखता होती है, एक तो मानवीय संसाधन और दूसरा इसके प्राकृतिक भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत हमारा विद्यालय भवन आ गया, हमारे जो है कैंपस आ गया पूरा विद्यालय का, उसमें जो है लैब्स आ गई, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, प्लेग्राउंड है, बसेस हैं, ये जितने भी फिजिकल जो भौतिक संसाधन हैं उनके लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधन यानी कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत टीचर हैं, कर्मचारी हैं, और जो भी फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं उनके पेमेंट के लिए भी हमको धन की आवश्यकता होती है। या विद्यालय के अंतर्गत अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं वहां भी धन की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे लिए। तो विद्यालय वित्त से हमारा अभिप्राय उस निवेश से है जो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा प्रबंधन और उसकी व्यवस्था के लिए मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों पर करती हैं। विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाला धन
उसमें आय और व्यय दोनों का ही भाव निहित होता है। आय व्यय एक विवरण है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था में होने वाले व्यय का हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी विद्यालय से कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है। प्रत्येक विद्यालय में आय व्यय का जो विवरण रखा जाता है वो प्रशासनिक दृष्टि से 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है और ये इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर कहते हैं कि उस ईयर में कितना धन आया, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, ये सारी चीजें जो है हम उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत रखते हैं। क्रिएटिंग रिसोर्सेस फॉर स्कूल, विद्यालय के स्रोतों के सृजन के लिए जो उत्तरदायित्व है इनको निभाने का कार्य जो है मुख्य रूप से प्रिंसिपल करता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य धुरी होता है, मुख्य केंद्र होता है, जो कि विद्यालय के जो भी उपलब्ध संसाधन हैं वो उनका उपयोग करता है और विद्यालय के विकास में, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में के लिए वो नए स्रोतों का, नए रिसोर्सेस को क्रिएट करता है। और ये सृजन जो है मतलब उसकी लोकल उसके कुछ स्रोत हो सकते हैं, कुछ उसके स्थानीय स्रोत भी हो सकते हैं और विद्यालय के कुछ इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, आउटर सोर्सेज हो सकते हैं। इस तरीके से वो पूरी व्यवस्था जो है प्रिंसिपल के माध्यम से, प्रिंसिपल के द्वारा और जो प्रबंधक है उनके द्वारा ये समग्र रूप से की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालय के अंदर आप भी अगर आपने जो है अपने विद्यालयों में जहां आपने टीचिंग की थी या आपने इंटर्नशिप की, तो आपने अगर कोई जैसे कि कोई प्रोग्राम किया तो प्रोग्राम करने पर कितना धन खर्च हुआ, उसको आप क्या करते हो कि धन को सभी स्टूडेंट पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि आपके पास तो आय का और कोई स्रोत है नहीं। तो आपने जो भी प्रोग्राम होने में जितना धन आपने लगाया, किस किस मद पर आपने खर्च किया, जैसे कि आपने बच्चों के ऊपर, आपने टीचर्स के ऊपर, आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर, व्यवस्था के संदर्भ में जितनी भी चीजें आपने की हैं, आपने उसको कैलकुलेट किया अलग अलग कि हमें किस किस मद पर कितना खर्च करना है। उसी तरीके से विद्यालय में भी जैसे कि वार्षिकोत्सव है या कोई भी हम फंक्शन करते हैं, उस पर जो है हम किन किन लोगों को हमें आमंत्रित करना है, क्या व्यवस्था करनी है, उनके स्वागत पर कितना खर्च होना है, उनके खान पान पर कितना खर्च होना है, उनके रुकने पर कितना खर्च होना है, विद्यालय कार्यक्रम में ओवरऑल खर्च कितना आएगा। तो ये सारा एक जो एस्टिमेट हम बनाते हैं उसको विद्यालय में जो है वो एक इसको कहते हैं कि वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था जो है हम उसमें करते हैं कि हम कहाँ से वो धन मैनेज करें, वो धन हम कहाँ से, या क्या वो धन हम मैनेजर हमको देगा या हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से, आउटर सोर्स है जिनके माध्यम से हमको समाज के लोगों से हेल्प मिलेगी, या हम आपस में मिलकर के ही इसका खर्च उठाएंगे। तो ये एक मैनेज हम करते हैं, स्रोतों का सृजन करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, स्रोतों को सृजन करके हम किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्कूल फाइनेंस। विद्यालय वित्त के स्रोत कौन कौन से होते हैं, संभावित स्रोत क्या क्या होते हैं। तो शैक्षिक कार्यों को जिस वित्तीय वर्ष में संपन्न करने हेतु जो धन प्राप्त होता है वो उस वर्ष की शैक्षिक आय कहलाती है, और वे साधन अभिकरण मद जिससे कि आय प्राप्त होती है वो शैक्षिक आय के स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पब्लिक सोर्स और दूसरा है
प्राइवेट सोर्स, मतलब जो भी हम जिस वित्तीय वर्ष में जितना भी हम खर्च करते हैं, आय हमारी हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, कितना हमको गेन हुआ, ये सारी चीजें हम उस वित्तीय वर्ष की मुख्य रूप से होती हैं। और जो हमारे स्रोत होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सार्वजनिक स्रोत और एक प्राइवेट स्रोत। सार्वजनिक स्रोतों को हम सार्वजनिक स्रोत से हमारा क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक स्रोत हमारे वे स्रोत होते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट के माध्यम से जो एड हमको मिलती है, जैसे कि केंद्र सरकार के माध्यम से अगर हमको अनुदान मिला है, कुछ एड मिली है, या राज्य सरकार के माध्यम से, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से, या एससीईआरटी के माध्यम से, या स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, या विदेशी संस्थाओं के द्वारा, विदेशी जो संस्थाएं होती हैं, विदेशी सहायता भी हमको प्राप्त होती है, क्योंकि विदेशी सहायता के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, जैसे विषय विशेषज्ञ का यहाँ आना, अगर विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आ रहा है और शिक्षकों का आदान प्रदान, यहाँ के शिक्षक वहां जा रहे हैं, मतलब विदेशों में जा रहे हैं, शिक्षकों का आदान प्रदान हो रहा है, उपकरण, पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज आदि विशेष कार्यक्रमों के लिए धन जुटाना, विदेशों से अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक स्रोत हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि विद्यालय में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विद्यालय को कुछ सहायता प्रदान कर रही है, जैसे सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित विद्यालय हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सहायता मिलती है, और जो उच्च शिक्षा के विद्यालय हैं उनको यूजीसी के माध्यम से एड मिलती है। नगर निगम के स्कूल हैं वो नगर निगम से उनको एड मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर विदेशी से हमारा आदान प्रदान हो रहा है तो वहां से भी हमको विदेशों से भी हमको उस शिक्षा के लिए या उस शिक्षकों के आदान प्रदान के लिए हमको धन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम जो सार्वजनिक रूप से भी हम पब्लिक रिसोर्सेज के माध्यम से भी हम जो है वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम निजी स्रोतों की। प्राइवेट सोर्स हमारे क्या क्या है? प्राइवेट सोर्स के अंतर्गत जो है, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि किसी इसमें मैनेजर भी इसमें धन दे सकता है। अब प्राइवेट सोर्स मैनेजर हो सकता है कि उसमें उसकी कोई विद्यालय की अपनी कोई स्थानीय निधि, जैसे कि उसकी एफडी पड़ी है 10 लाख 20 लाख की एफडी अगर विद्यालय की पड़ी है, तो उसी एफडी से उसकी स्थानीय स्थायी निधि जो है उससे भी, उसके ब्याज से भी कार्य हो सकता है। और अगर विद्यालय में कुछ हमने कमरे या कुछ हमने उठा दिया है, दुकानें उठा दी हैं बाहर की, तो उस किराए से भी हम जो है अपना खर्च चला सकते हैं। चंदा जो कि जो समाज के लोगों के द्वारा चंदा, दान या जुर्माना, अगर हम जो है बच्चों पर हम जुर्माना लगाकर भी, या अन्य स्रोत, विद्यालय के अपने कुछ अलग तरीके के स्रोत हो सकते हैं जिनके के माध्यम से वो प्राइवेट सोर्सेज से धन प्राप्त कर सकता है। और कभी कभी शैक्षिक अनुदान भी किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। तो ये स्रोत जो है ये प्राइवेट सोर्स के रूप में हम जान सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्थायी निधि के बारे में बताया कि स्थायी निधि में जैसे कि अनेक संस्थाएं होती हैं, इनका जो भूमि है, भवन है, धन है, ब्याज है इत्यादि आमदनी से ये विद्यालय चलते हैं, और ये धन विद्यालय को स्थायित्व प्रदान करता है। मतलब स्थायी निधि से जो भी हमको धन मिलेगा उससे विद्यालय को क्या मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, उसमें जो है उसका विकास होगा, और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने में अगर हमको अचानक अगर धन की अगर हमको आवश्यकता होती है तब भी हमारे पास पर्याप्त धन होगा। तो ये जो एंडाउमेंट्स होते हैं स्थायी निधि के रूप में, ये हमारे पास सुरक्षित होता है, जिसको कि हम आवश्यकता पड़ने पर इसका हम
उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है शाला शुल्क, किराया। इसके अंतर्गत शाला शुल्क में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो मैंने बताया था शाला शुल्क में किराया आ गया। दूसरा, इसमें हम बच्चों की जो फीस में हम जो शिक्षण शुल्क लेते हैं, आपने रसीद में भरा होगा ना कि शिक्षण शुल्क, हर विद्यालय में शिक्षण शुल्क लिया जाता है, प्रवेश शुल्क लिया जाता है, डेवलपमेंट शुल्क भी लिया जाता है, और परीक्षा शुल्क, खेल शुल्क, मैगजीन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, प्रयोगात्मक कार्य शुल्क, परिवहन शुल्क इत्यादि जो है शुल्क जो है निजी आय के स्रोत हैं। इनके माध्यम से विद्यालय क्या करता है, आय अपनी अर्जित करता है, धन कमाता है, धन प्राप्त करता है, और ये विद्यालय के प्रमुख स्रोत होते हैं। शुल्क का निर्धारण छात्रों की आवश्यकताओं और विद्यालय को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकारी विद्यालयों में ये जो धन है, ये शुल्क है, ये ना के बराबर होता है, बहुत कम शुल्क लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चंदा या दान। जो लोग निजी विद्यालय शैक्षिक सामाजिक सेवा के लिए दानदाताओं से धन लेते हैं। दान को भवनों के निर्माण में, दान का यूज किसके लिए किया जाता है? आपने देखा होगा कि दान से प्राप्त कि वो पंखा ले लिया, या कमरा बनवा दिया, या मतलब और विद्यालय का कोई सामान ले लिया। तो दान के धन से हम भवन का निर्माण कर सकते हैं, पुस्तकालय बना सकते हैं, छात्र कल्याणकारी कार्यों में उसको हम व्यय कर सकते हैं। वर्तमान में इस प्रकार का जो चंदा है या दान है के रूप में जो धन की प्राप्ति है, क्योंकि समाज में अभी भी लोग इस तरीके का प्रावधान करते हैं, लेकिन ये चंदा और दान की प्रवृत्ति अब धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है। लेकिन अभी भी जैसे कि आपने देखा होगा अंध विद्यालयों में या डिफेंडम स्कूल में, वहां पर लोग जो समाज के लोग हैं वो चंदा देते हैं और उनसे भवन के निर्माण में सहयोग होता है। जैसे वृद्धाश्रम में आप जाते हो तो वहां भी भवन है या विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं समाज के द्वारा चंदा और दान के माध्यम से होती हैं। एक चीज मैंने बताई थी, जुर्माना जो होता है उसको जुर्माना के माध्यम से भी हम दंड के रूप में भी हम धन लिया जाता है। जैसे विद्यालय में बहुत छात्र देर से आते हैं, शुल्क अगर फीस अगर टाइम से नहीं दी तो लेट फीस लगा दी, या मतलब कोई विद्यालय में कोई उन्होंने गलत काम किया है तो उसके लिए जुर्माना लगा दिया, पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर वापस नहीं की तब भी जुर्माना लगा दिया, या बच्चे का व्यवहार बहुत अनियमित है या उद्दंड व्यवहार है, अनुशासित व्यवहार नहीं है, या नियमों को बच्चा बहुत तोड़ता है, तो इसके लिए छात्रों को विद्यालयों में आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, और इस दंड का प्रयोग जो है विद्यालय के विकास और उसके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अन्य स्रोत के अंतर्गत हम जो अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज में बैंक में, अभी मैंने बताया था बैंक में जो जमा राशि है, जमा राशि से मिलने वाला ब्याज, विद्यालय भवनों से मिलने वाला किराया, विद्यालय की संपत्ति से होने वाला लाभ, जैसे कि विद्यालय के पास अगर 10-20 बीघा जमीन है तो उस पर पैदा होने वाली फसल भी उसका लाभांश होती है और वो उसका एक प्रमुख स्रोत होती है। तो ये सारी चीजें जो है निजी स्रोत, प्राइवेट सोर्स के अंतर्गत आती हैं। अब है शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक विकास का मूल, जो शिक्षा के विकास का मूल दायित्व वैसे गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार अनुदान के रूप में जो है अपना धन प्रदान करती हैं, और ये अनुदान मुख्य रूप से 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आनुपातिक अनुदान प्रणाली, श्रेणीकरण प्रणाली, घाटा पूर्ति के अनुदान प्रणाली, संयुक्त एवं बहुदान अनुदान प्रणाली। इसके जो अनुदान प्रणाली है, अनुदान प्रणाली या वेतन अनुदान प्रणाली, प्रति व्यक्ति अनुदान प्रणाली आदि भी अनुदान देने में प्रयोग की जाती है। मतलब अनुदान का मतलब शैक्षिक अनुदान हम किस तरीके से दे सकते हैं, शैक्षिक अनुदान गवर्नमेंट किन किन रूपों में देती है, जो
जो वो है कि जैसे कि शिक्षकों की फीस सॉरी फीस नहीं, उनका वेतन, शिक्षकों का जो वेतन है वो अनुदान के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और विद्यालय के विकास के लिए भी अनुदान देना, या इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा शैक्षिक विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के द्वारा जो है उनको धन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। इस तरीके से विद्यालय के वित्तीय स्रोतों के माध्यम से विद्यालय का संचालन होता है, और ये साधन विद्यालय व्यय की अगर व्यय की पूर्ति नहीं कर पाते तो क्या करता है, प्रधानाध्यापक व्यय के आय के नए स्रोतों का सृजन करता है कि हम कहां कहां से धन का सृजन करें, और ये धन के स्रोत वो स्थानीय समाज से, स्वयंसेवी संगठनों से, विदेशी संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वित्तीय प्रबंधन के आधार और विद्यालयों का वर्गीकरण, प्रोसेस ऑफ बजटिंग, इस पर हम फोकस करेंगे। थैंक यू क्लास।